क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इसी कोटेशन के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भारतीय संविधान की जितने भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आर्टिकल है, भारत के संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन कौन से आर्टिकल हमारे लिए एग्जाम के रिलेटेड महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कितनी अनुसूचियां भारत के संविधान के अंदर, ये सभी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भारत का संविधान एक दृष्टि में, एक नजर के अंदर, और भारत के संविधान के अंदर कितने भाग हैं। सबसे पहले जो भारत का संविधान है उसमें सबसे पहले भारत के संविधान के अंदर प्रस्तावना लिखी गई है। संविधान के पृष्ठ पहले पे ही भारत की प्रस्तावना लिखी गई है संविधान की। और भारत के संविधान का भाग एक है। टोटल भारत के संविधान के अंदर 22 भाग थे और वर्तमान में भी बढ़ते गए हैं, इसके अंदर ऐड होते गए हैं, लेकिन जो मुख्य तौर पर 22 भाग थे भारत के संविधान के अंदर। और पहला भाग ही है जो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 1 से 4 से इसके अनुच्छेद की संख्या है और ये पृष्ठ 1 और 2 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर। ये तो इंटर इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से कि भारत के संविधान में जो संघ और राज्य का वर्णन किया गया है वो 1 से 4 तक वर्णन किया गया है। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ 1 से 4 के अंदर जो हमारी जो बातें कही हैं संविधान के अंदर। इसके अंदर पहले ही संविधान के अंदर जो बात की गई है संघ और नाम राज्य क्षेत्र, यानी संघ होगा एक, उसका नाम और राज्य क्षेत्र होगा। पहले आर्टिकल के अंदर ये बात की गई है। सेकंड आर्टिकल के अंदर बात की गई राज्य, नए राज्य का परिवेश कैसे होगा। जैसे सिक्किम हमारे संविधान संशोधन के द्वारा 1974 के अंदर भारत के अंदर आया था, तो वो कैसे परिवेश होगा, उसकी परिणति क्या होगी, उसको कैसे लाने के लिए कौन संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें की गई है अनुच्छेद 2 के अंदर। अनुच्छेद 3 है इसके अंदर नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं के नाम में परिवर्तन। और जो चौथा आर्टिकल है उसके अंदर पहली अनुसूची चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुषांगिक और परिणामिक। तो जो ये 2-3 के अधीन बनाई गई विधियां इसी से संबंधित हैं ये। तो मुख्य तौर पे आप याद रखें 1 से 4 तक जो है भारत का संघ और संविधान उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है। इसके अंदर पहले के अंदर संघ और नाम राज्य का क्षेत्र जो होगा भारत संघों का राज्य है जिसके अंदर बात की गई है। और उसका सेकंड आर्टिकल जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम पूछा भी आता है इसको, कि राज्य का प्रवेश कैसे होगा, उसका नाम चेंज करना हो या उसकी स्थापना करनी हो, ये सभी चीजें दूसरे भाग के अंदर बात की गई है इसकी। और भारतीय संविधान का जो सेकंड भाग है बहुत इंपॉर्टेंट अभी रहा है, क्योंकि एनआरसी की जो डिबेट थी, सीए का जो विवाद था, ये सभी चीजें इसके अंदर सम्मिलित थी। तो भाग 2 के अंदर, भारतीय संविधान के भाग 2 के अंदर नागरिकता की बात की गई है और इसका जो आर्टिकल है वो 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है। तो आइए देख लेते हैं इसके अंदर जो हमारे लिए मुख्य तौर पे इंपॉर्टेंट है। तो जो 5वां आर्टिकल है वो बात करता है संविधान में प्रारंभ में नागरिकता की, किस प्रकार से नागरिकता होगी, कौन कौन नागरिकता बनने के लिए अर्जित, तो भारत के अंदर अर्जन के जो नागरिकता लेना चाहता है वो कैसे ले सकता है और कैसे छोड़ सकता है, ये सारी बातें इसके अंदर की गई है। और जो उस टाइम जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय प्रवासियों का विवाद था कि और कि किसको कहाँ रहना है किसको नहीं रहना है, तो ये सारी बात की गई थी आर्टिकल 6 और 7 के अंदर। उनके आने और जाने की पाकिस्तान से, और भारत के लोगों को पाकिस्तान जाना था, तो उन सब की बातें की गई थी इसके अंदर। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये इसके अंदर 11वें के अंदर बात की गई है। विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने और व्यक्तियों का नागरिक होना, ये बात की गई है 9 के अंदर। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों पर विधि विनिमय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। आर्टिकल जो 11 है इसी के तहत सीएए और एनआरसी का वाद विवाद जो हमारा रहा, इसके द्वारा ये कहा गया है कि संसद के पास पूरी सत्ता है, पूरी प्रकार से अधिकार है कि वो नागरिकता के ऊपर कोई से भी विधि बना सकता है और उसको लागू कर सकता है। तो यही आर्टिकल था जो एक विवाद का विषय रहा। हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में हो गया, सीए के लिए प्रोटेस्ट हुआ, कई समुदाय विशेष ने भी इसके प्रति आंदोलन किए और अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया। तो जो संसद के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है इसके ऊपर, तो ये याद रखें आर्टिकल 11 के अंदर ये बात कही गई है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूं पहले यहां से। तो जो भाग 3 है, भाग 3 के अंदर बात की गई है मौलिक अधिकार की, यानी फंडामेंटल राइट्स की। तो ये 12 से लेकर 35 तक बात की गई है, इसको आप याद रखें 12 से लेकर 35 तक। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये 12 से लेकर 35 तक सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर जो कही गई है। 12 के अंदर परिभाषा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आर्टिकल 12 है इसके अंदर परिभाषा की बात की तो ये राज्य कैसा होगा, राज्य को परिभाषित करने का काम आर्टिकल 12 करता है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया कि विच आर्टिकल डिफाइन स्टेट, तो स्टेट को डिफाइन करता है वो आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को।
विधि के समक्ष समता, ये बात 14 अनुच्छेद, समानता का अधिकार यहाँ से याद स्टार्ट होता है, आप याद रखें समता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। 15 जो है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद की प्रतिषेध करता है, यानी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा इसके आधार पे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो जितनी भी महिलाएं या पुरुष हैं या कितने जो भी हैं भारत के अंदर, उनको किसी भी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, यानी जो अनटचेबिलिटी है उसका अंत 17वें आर्टिकल के अंदर बात कही गई। और उपाधियों का अंत, जो उपाधियां थी पहले जो रायजादा और जो राजा महाराजा अपने नाम के पीछे लगा के रखते थे, तो इसका अंत की बात की गई थी आर्टिकल 18 के अंदर। तो इसको भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक भी बनाई थी, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, समझ सोच संस्कृति के उपचार। तो उस आर्टिकल के द्वारा, उस कोटेशन के द्वारा आप सारे संविधान के जितने भी हैं ये जो मौलिक अधिकार है उसको याद कर सकते हैं। जैसे कि समस्त, मैं आपको दिखाता हूँ, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। तो मैं यहाँ थोड़ी जगह कम है, आपको बताता हूँ शॉर्टकट ट्रिक में। उपचार, तो आप इसे देख सकते हैं, समझ सोच संस्कृति का समझ से आप ले सकते हैं समता का अधिकार, सा और ता से ले सकते हैं आप स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये ढा से है धार्मिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक और सांस्कृतिक उपचार, और लास्ट में जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से मैंने ये एक अपनी छोटी सुनाई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से मैंने अपना एक याद करने का तरीका बनाया है, अगर आप इसको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं। तो जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 बात करता है वाक स्वतंत्रता, यानी वाणी की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप, क्योंकि इसके अंदर सब टाइटल भी हैं कि आर्टिकल 19A, 19B, 19C, 19D, इसके अंदर समूह के अंदर कहीं रहना, रैलियां करने की स्वतंत्रता, ये सारी बात इसी के अंदर की गई है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये बात भी कही है कि कोई अगर अपराध करता है तो उसको उसी के प्रति गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और उसको पूरी आज़ादी दी जाएगी अपना वकील करने के लिए, और जितनी प्रोसीजर है उसको फॉलो करने का बात की गई है इसके अंदर। और इस चीज़ को आप याद रखेंगे, आर्टिकल 21 जो कि आपातकालीन स्थिति में भी इसको स्थगित नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 21 को आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। परिणाम और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसके अंदर बात की गई है। और भारत के अंदर जो नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो आपातकाल लगता है वो आर्टिकल 352 के तहत लगता है, और राज्य स्तर पर 356 और वित्तीय स्तर पर 360 के तहत। तो ये भी आप याद रखें। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण, ये बात की गई है 22 के अंदर। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, तो मानव का जो उनको बल के लिए यानी लेबर के लिए उनको अपने शोषण नहीं किया सकता, उनका कारखाना में बालकों का नियोजन जो होता है उनको भी नहीं किया जा सकता। तो ये बात की गई 23 और 24 के अंदर। और जो एक और हमारा आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेके ये तो इसके अंदर मिक्स हो गया मेरे ख्याल से। इसके अंदर संवैधानिक उपचार, आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और धर्म, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये बात की गई है 27 और 28 के अंदर। अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानना है 25 के अंदर। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये बात की गई 26 के अंदर। और किसी विशिष्ट धर्म की अविशिष्टताओं के करों के संपादन संदेश के बारे में स्वतंत्रता, ये 27 के अंदर बात की गई है। और जो धार्मिक स्वतंत्रता और एक शिक्षा का, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, तो इसके अंदर ये मेरे ख्याल से ऐड नहीं हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूँ इसको। तो ये मुख्य तौर पर जो बात की गई है, जो मैं आपको बता रहा था, मैंने एक बार इसके अंदर इन्होंने स्पेसिफाई करना ही भूल गए हैं। तो ये 29 और 30 के अंदर है, ये बात की गई है इसके अंदर सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, जो सांस्कृतिक और हमारे शिक्षा संबंधित अधिकार हैं वो 29 और 30 के अंदर बात की गई है। और धर्म की स्वतंत्रता की जो बात की गई है, जिसके अंदर पंथ निरपेक्षता को याद रखें, किस आर्टिकल के तहत भारत को बताया गया कि पंथ निरपेक्ष है, तो ये 26 आर्टिकल के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता, और इसी के तहत डिफाइन किया गया भारत को पंथ निरपेक्ष। और जो 31वां जो महत्वपूर्ण है हमारा 32वां संविधान संशोधन, इसको भी याद रखें। इसके अंदर संवैधानिक उपचारों के तहत, यानी जितने भी अधिकार हैं उसके तहत हमें जो जितने विभिन्न प्रकार की रिटें होती हैं जारी करने की, जिसके तहत हमें पर्याप्त है ये अधिकार, तो इसके अंदर ये बात की गई है, जिसके अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, अधिकार पृक्ष, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, ये सारी बातें इसके अंदर की गई है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। तो आगे चौथा आर्टिकल हम देख लेते हैं। तो जो संविधान का चौथा भाग है जिसके अंदर राज्य के नीति निर्देशांक तत्व की बात की गई है, एक बार देख लेते हैं ऊपर से। तो ये जो बात की गई है आर्टिकल 36 से लेकर 31 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 31 तक राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। और एक चीज और याद रखें, इससे पूछ सकते हैं कई बार ये कहाँ से लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरिश से लिया गया है। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारे मौलिक अधिकार की बात की गई है। तो इसके अंदर देख लेते हैं जो मुख्य मुख्य हमारे जो बातें कही गई हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट है। पहले इसके अंदर परिभाषा दी गई है कि आर्टिकल क्या है, ये नीति निर्देशांक तत्व, और इसके अंदर लोक कल्याण की विधि, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां तत्व इसके अंदर बात की गई है। और ये चीज जो पूछा जाता है 39 के अंदर समान न्याय और निःशुल्क विधिक तत्व, ये 39A के तहत बात की गई है। 39D के तहत महिला या पुरुषों सबको समान रूप से वेतन की बात की गई है। ये भी याद रखें आप, कई एग्जाम में पूछा गया है ये कि किस आर्टिकल के तहत महिलाओं को और पुरुष को समान वेतन की बात की गई है। तो आर्टिकल 39 के तहत ये बात की गई है, 39D के तहत बात की गई है, याद रखें इसको आप। कुछ दशाओं में ये 40वीं बात है ग्राम पंचायतों का संगठन कैसा होगा, ये इसके अंदर बात की गई है। और जो जो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि, ये बात की गई है। और ये जो आर्टिकल समानाचार संहिता आर्टिकल 44, ये बात की गई समानाचार संहिता की आर्टिकल 44 के अंदर, तो इसको भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो हमारा भाग है, एक बार देख लेते हैं कितने आर्टिकल से कितने तक की बात की गई है। पांचवा जो 52 से 151 तक है, बहुत ज़्यादा मुख्य तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो हमारा पांचवा भाग है ये संविधान का पांचवा भाग जो ये है संघ की बात की गई है और छठे के अंदर राज्य की बात की गई है। तो आप देख सकते हैं 52 से 151 तक संघ की बात, संघ सरकार की, केंद्र सरकार की बात की गई है। उसके तहत ही 152 से लेकर 237 तक राज्य स्तर के जो राज्य स्तर पे जो सरकार है उसकी बातें की गई हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं, जो हमारे इसके अंदर प्रमुख जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है आर्टिकल 52 के अंदर। संघ की कार्यपालिका की शक्ति की बात की गई, इनका निर्वाचन ये पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या निर्वाचन होता है, इसकी बात की गई है। राष्ट्रपति का पदाविधि सारा राष्ट्रपति से रिलेटेड है। उनके महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, तो ये 51 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया उनकी बात की गई है। और ये उपराष्ट्रपति की बात की गई है। यहाँ से भारत का एक उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 के तहत उनका निर्वाचन होगा। उन्हें श्रमदान की शक्ति और निलंबन, ये सारी चीज़ें हैं जो उनके पास हैं। फिर भारत का जो महान्यायवादी होगा, ये भी याद रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत का न्यायवादी CAG आर्टिकल 76 के तहत भारत के न्यायवादी की बात की गई है। तो ये आर्टिकल 76 के प्रति बात की गई है इनकी, तो इसको भी आप याद रखें। फिर उसके बाद संसद का गठन 79 के तहत राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, इनको सबको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो इनको आप याद रखें। संसद की सदस्यता की आहर्ताएं क्या है, राष्ट्रपति के अभिभाषण कैसे होता है, राष्ट्रपति, सभापति और उपसभापति, राज्यसभा में जो उपसभापति होते हैं उनका जो मुख्य, और ये याद रखें 85 नंबर के संसद में सत्र का 17वां और उसका विघटन कैसे होता है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं हमारे जुड़े, इनसे केंद्र सरकार से जुड़े हुए संघ स्तर से। इसमें सभापति की बात की गई है, उपसभापति की बात की गई है, और रिक्त स्थानों को कैसे भरना है, सदस्यों की आहर्ताएं निहर्ताएं क्या है, और ये सारी बात की है। और धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो आप याद रखें धन विधेयक की परिभाषा 110 के तहत धन विधेयक कहा जाता है और इसी के तहत इसकी परिभाषा को कहा जाता है। कुछ दशाओं में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है 108 के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसको। और वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है उसकी बात की गई है 112 के तहत। विनियोग विधेयक की बात 114 के तहत। लेखानुदान, या जानते हैं वोट ऑन क्रेडिट, अगर जब संसद नहीं चल रही हो या फिर अग्रिम तौर पर राशि निकालनी हो, तो ये सारी प्रक्रिया इसके अंदर बात की गई है। संसद में चर्चा की बात की गई है इसके अंदर, ये है। और ये अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश को आप याद रखें, कई एग्जाम में पूछा गया अध्यादेश किससे आर्टिकल से जुड़ा है, तो 123 के तहत अध्यादेश जुड़ा हुआ है। संघ की न्यायपालिका जिसकी बात की गई है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, उनकी वेतन की बात, कार्यकारिणी न्यायमूर्ति की नियुक्ति, तटस्थ यानी एडहॉक जो होते हैं न्यायाधीश, उनकी बात की गई है इसके अंदर। उच्चतम न्यायालय की बैठक, उनकी जो कैसे सेवानिवृत्त होते हैं, वो सारी बातें इसके अंदर की गई है 128 के अंदर। तो आप देख सकते हैं कुछ रिट पर शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। और इसके नियम जो भी जितने प्रकार के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उनको देख लेते हैं। इनका निर्वाचन कैसे होता है। महालेखा परिवर्तन, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी जिसे हम बोलते हैं, उनका जो आर्टिकल की बात की गई है ये 148 के तहत बात की गई है। इसको आप याद रखें, पूछा गया है एग्जाम के अंदर। और ये राज्य से रिलेटेड जो मुख्य जो आर्टिकल है राज्य के बारे में, राज्य का राज्यपाल होगा 153 के तहत, उसकी कार्यपालिका शक्ति, उसकी नियुक्ति, उसका पदावधि कैसे, नियुक्ति क्या है, पदावधि क्या है, शपथ ग्रहण कैसे होता है, आहारताएं, क्षमादान की शक्तियां, राज्य का महाधिवक्ता यानी जो सीएजी वहाँ पे जो संघ का था और यहाँ पे राज्य का महाधिवक्ता जो होगा वो आर्टिकल 165 के तहत होगा। राज्य का विधानमंडल का गठन 168 के तहत, और विधानसभाओं का संचालन 170 के तहत होगा। तो ये राज्य से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण सारे आर्टिकल्स हैं, आप देख सकते हैं। राज्य में धन विधेयक और राज्य का जो प्रक्रियाएं सभी। फिर उसके बाद राज्यपाल अध्यादेश कैसे जारी करता है, तो 213 के तहत राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को होती है। तो इनको याद रखें। राज्य का उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय के अभिलेख का न्यायालय होगा। तो उनके वेतन की बात, ये सभी बातें। अधीनस्थ न्यायालय, संघ क्षेत्र ये एक नया आ गया है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। तो इसके अंदर संघ का प्रशासन कैसे होगा, उसकी जो विधानमंडलों की मंत्री सदस्यता है, सृजन है, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रबंध, इसको याद रखें आप, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रबंध आर्टिकल 239 के तहत ये बात की गई है। फिर उसका भाग 9 के अंदर पंचायतों की बात की गई है, जिसके अंदर ग्राम सभा का जो आर्टिकल 243 ए के बी सी डी ई जैसे करके हैं। तो ग्राम सभा कैसा होगा, उसका गठन क्या है, उसकी संरचना क्या है, स्थानों का आरक्षण क्या है, पंचायतों की अवधि क्या है और शक्तियां क्या है उसकी, और उनका लेखा परीक्षण कैसे होता है, ये सारी बातें इन 243 ABCD इसके तहत की गई है। इसको आप याद रखें क्योंकि ये पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर इसको क्रमबद्धता के तौर पर लगाने के लिए, तो आप इसको याद रखें। फिर नगर पालिकाओं की परिभाषा की बात की गई है, उसका गठन कैसे होगा, ये भी 243 के अंदर ही ये सारी बातें की गई हैं। और जो मुख्य तौर पे भाग है, इसका भाग भी याद रखें आप। भाग 9 के तहत नगर पालिका और भाग 9 के तहत ही पंचायत के साथ बात की गई है, तो ये चीज़ आप याद रखें। फिर सहकारी समितियां, भाग 9 खा के तहत सहकारी समितियां। अनुसूचित जनजाति, भाग 10 के अंदर अनुसूचित जनजाति की बात की गई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की, और इनके प्रशासन की बात की गई है। असम के कुछ क्षेत्रों में जो प्रशासन है उसकी बात की गई है, तो इसको भी याद रखें। संघ और राज्यों के बीच संबंध 11वें के अंदर बात की गई है, संघ और राज्य के बीच के संबंध, जिसके अंदर संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियां, संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियां, सारी बातें इसके अंदर की गई हैं। प्रशासनिक विधियां इन सब के अंदर, और किस प्रकार से उधार लेना, ये सारी बातें, संपत्ति का अधिकार, तो ये हटा के इसको बना दिया गया था विधि के समक्ष। तो ये लोक सेवा आयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट होता है उसी को हम देख रहे हैं। तो जो यूपीएससी है हमारा, यूपीएससी, तो इसकी जो बात की गई है आर्टिकल 315 के तहत बात की गई है, इसके सदस्यों की नियुक्ति जो भी है इसके तहत बात की गई है, तो इनको आप याद रखें। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 311 के तहत, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत की नियुक्तियां, व्यक्तियों को पदच्युत करना जाना, पद से हटाया जाना और पंक्तियों में अनावत किया जाना, तो ये बात की गई है 311 के तहत। अखिल भारतीय सेवाएं यानी यूपीएससी 312 के तहत, तो इसको आप याद रखें। अखिल भारतीय जो सेवाएं होंगी इसके ऊपर जो राज्यसभा को शक्ति विशेष प्राप्त होती है, तो 312 के तहत है ये। 315 के अंदर यूपीएससी के बारे में याद रखें आप, यूपीएससी का पूछ लेते हैं, तो यूपीएससी के बारे में 315 के अंदर की गई है। उनके सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि कितनी होगी उसकी बात 316 के अंदर की गई है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कैसे हटाना है, उन्हें निलंबित कैसे करना है, इसकी बात 317 के अंदर की गई है। तो ये सारे आर्टिकल महत्वपूर्ण है यूपीएससी से रिलेटेड। और जो 15वां भाग है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 15 भाग, निर्वाचन आयोग, जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसकी बात आर्टिकल 324 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, मैचिंग के अंदर आ जाता है, तो आप याद रखें भाग 24, भाग 15 और 324 आर्टिकल के अंदर ये बात की गई है कि निर्वाचन आयोग होगा भारत का, और ये विभिन्न जो
वैश्य मताधिकार के आधार पर जो लागू करते हैं इसको 326 के तहत ये बात की गई है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, 325 के तहत ये बात की गई है। और नामावली बनाना यानी कैसे उसका सब चीज़ होगा, कैसे वोटर आईडी कार्ड बनेगी, इन सब की बात 325 के अंदर। तो ये 324 से लेकर 329 तक की बात निर्वाचन आयोग की, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है, भाग 15 और 324 से लेकर 329 तक। कुछ वर्गों के लिए विशेष जो उपबंध है वो लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में 330 इन सब के अंदर बात की गई है। भारत की राजभाषा, तो ये याद रखें, भारत की राजभाषा 343 के अंदर, आर्टिकल 343, जिसके अंदर राजभाषा क्या होगी, कितनी राजभाषाएं भारत के अंदर, तो इसको भी आप याद रखें। यह 8वीं यानी सूची के अंदर है और इसके अंदर 22 भाषाएं भारत के अंदर जो घोषित की गई है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, या आंग्ल भारतीय सदस्य जो होते हैं उनके शैक्षणिक अनुबंध के लिए 337 के अंदर, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, इन सब चीज के ये 341 और 342 में बात की गई है। राज्य की भाषा और प्रादेशिक आयोग जो होंगे उन सबकी बात, उच्च न्यायालय में कौन सी भाषा होंगी 348 के अंदर, 349 के अंदर। हिंदी भाषा के विकास के लिए ये एक 351 के तहत बात की गई है। आपात उपबंध ये आ चुका है यहाँ पे हमारा आपात उपबंध, तो ये आर्टिकल भाग 18 के अंदर है आपात उपबंध। इसके अंदर आपात यानी राष्ट्रीय आपात की बात की 352 के तहत की गई है। इसकी प्रभाव क्या क्या होंगे, क्या क्या चीज स्थगित की जाएंगी। और 356 के अंदर राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में है। 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट जो स्थगन होते हैं उसके तहत 358 के तहत ये बात की गई है। राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके संरक्षण क्या क्या हैं, ये सारी बात 361 से लेकर 367 तक की गई है। संविधान संशोधन, ये आर्टिकल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की जो बात की गई है ये आर्टिकल 368 के तहत की गई है। इसको आप याद रखें क्योंकि पूछ लेते हैं इसको। 370 जो एक अस्थायी उपबंध था इसको हटा दिया गया है, तो ये आप याद रखें। 370 जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में था, इसको हटा दिया गया है। और 371 के तहत जो हमारे विशेष राज्य के पर्याप्त दर्जा प्राप्त राज्य हैं उनकी संख्या यहाँ पे दी गई है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूछ लेते हैं इनमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो यहीं पे दिए गए हैं, और एक 9 एक 10 और एक इनके संदर्भ में था। तो 11 राज्य के बारे में विशेष राज्य के पर्याप्त दर्जा प्राप्त राज्य हैं। फिर भी आप एक बार चेक कर लें अभी वर्तमान में कितने हैं, क्योंकि ये पूछ लेते हैं। यहाँ नीचे आ ही गया, तो ऊपर था तो गुजरात, ये गोवा के संदर्भ में है, ये कर्नाटक के संदर्भ में 371 और ये 373 है। निवारक निरोध रखने के लिए व्यक्ति के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षण, भारत के महालेखा परीक्षण के बारे में, आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में यहाँ पे दी गई है। और 22वां जो बात की गई है नाम और निरसन के बारे में। और ये अनुसूचियाँ आ चुकी है, तो आप इनको भी देख लें एक बार। 7 अनुसूचियाँ, तो भारत की पहली अनुसूची है, ये भारत की जो पहली अनुसूची है, तो इसको एक याद करने की ट्रिक भी मैंने अपने चैनल पर बना रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो भारत की जो पहली अनुसूची है उसके अंदर भारत का राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है कि भारत की एक टेरिटरी होगी। दूसरे में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के उपबंध के संबंध में है दूसरी अनुसूची। जो तीसरी अनुसूची है, याद रखें इसको, शपथ कैसे लेंगे, जो राष्ट्रपति होंगे या उपराष्ट्रपति होंगे या राज्यपाल होंगे वो शपथ कैसे लेंगे। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों के प्रशासन की बात की गई है, तो इसको भी आप देख लें। 6ठी अनुसूची जो बहुत महत्वपूर्ण है, 6ठी अनुसूची जिसके अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ATMM के तहत इसको याद कर सकते हैं आप। तो ये जो 6ठी अनुसूची के जनजाति क्षेत्र इनको विशेष उपबंध मिले हुए हैं, तो इनको याद रखें आप। 7वें अनुसूची के अंदर जो मुख्य तौर पे जो 3 विषय हैं, जिसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इसको भी याद रखें। 8वीं सूची के अंदर इस भाषाओं का जो बात की गई है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों में विनिमयों के विधि मान्यकरण की बात की गई है, यानी लैंड एक्विजिशन की बात की गई है। इसके बारे में मुख्य तौर पे लैंड रिफॉर्म की बात की गई है इसके अंदर। दल बदल से 10वां संबंधित है 11वां पंचायती राज की शक्तियों से और 12वां नगरीय प्रशासन की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। और ये परिविष्टियां हैं और ये संविधान की कॉपी है, अगर किसी को चाहिए तो ये प्रस्तावना हमारा देख सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949। तो ये भारत की प्रस्तावना है, जिसे आप देख सकते हैं। और इसके अंदर ये पूरा अच्छी तरीके से दिया गया है कि भाग प्रथम के अंदर क्या बात की गई है, इसके पैरा कौन कौन से हैं, तो आप ये देख सकते हैं। इसके पैरा वैरा सारे इसके अंदर दिए हैं। अगर किसी को चाहिए तो मेरे साथ वो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके ये ले सकते हैं इसकी कॉपी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। कुछ कमी रहेगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके तहे दिल से धन्यवाद आपका। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।